Hello friends, good afternoon to all of you and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, I'm making this video I'm making this video in continuation of my last video. In my last video, I have discussed about the over and under subscription of shares and how the over subscription of shares is dealt with. जिसमें मैंने प्रो डेटा शेयर्स का जो है प्रो डेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का जिक्र मैंने किया था कि कैसे हम प्रो डेटा अलॉटमेंट करते हैं. मैंने कॉन्सेप्चुअली वहां पर उसको डिस्कस किया था. So friends, in this particular video, I am going to discuss about the pro rata allotment itself, and also before discussing the pro rata allotment, first of all, I want to discuss about calls in arrear and calls in advance. So please थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि calls in arrear and calls in advance क्या है. Calls in arrear क्या है? When some of the allottees का मतलब जिनको हमने shares allot किए हैं, when some of the allottees fail to pay their call money, वो अपनी call money नहीं दे पाते हैं, तो that failure of payment of call money is called calls in arrear. जैसे कि suppose that Mr. A हैं, Mr. A को हमने 500 शेयर्स अलॉट किए थे. 500 शेयर्स अलॉट किए थे. मैंने कहा भाई आपका जो 10 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और पेबल कैसे था? 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट. प्लीज इसको अच्छे से देखना. 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. मैंने कहा भाई आपने एप्लीकेशन दे दिया, आपने अलॉटमेंट दे दिया, आपने जो फर्स्ट कॉल का पैसा है दैट बिकम ड्यू बट नॉट पेड, by Mr. A. तो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर. इसका क्या मतलब है कि कोई कॉल वो ड्यू तो हो गई है लेकिन वो रिसीव नहीं हुई है अभी तक. ठीक है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? जब इसकी एंट्री हम करेंगे तो हम पहले बैंक अकाउंट की करेंगे. मैं शुरू से बता रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे. ₹3 का एप्लीकेशन रेट था, ₹1500 एंड ₹1500. फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये हमने इसको रिसीव कर लिया, 1500 एंड 1500. ठीक है, फिर दूसरी एंट्री क्या होगी? मैं इसको पेजेस को इंक्रीज कर लेता हूं, व्हाइट बोर्ड जो अपना है. ओके, दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितने रुपए के हिसाब से है? ₹2 के हिसाब से. तो 500 इंटू 2 ₹1000 एंड ₹1000. फिर इसको हम रिसीव कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे फुल्ली रिसीव्ड है, अलॉटमेंट तक का पैसा आ गया है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, 1000 एंड 1000. अच्छा, अब हम तीसरी एंट्री क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल की. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना? ₹1500 क्योंकि ₹3 रेट है. अब ये हमारा ड्यू तो हो गया है लेकिन रिसीव नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं सिर्फ 500 शेयर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई बहुत सारे शेयर्स हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ऐसा आता है. ठीक है, तो उसमें मैं बस यहाँ पे एरियर्स की एंट्री बता रहा हूँ कि एरियर्स की एंट्री कैसे करेंगे. तो एरियर्स की एंट्री कैसे होगी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट. यहाँ पे हम रिसीव की एंट्री करते तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. यही करते, टू शेयर फर्स्ट कॉल. हम दिखाते कि भाई ₹1500 जो हमने ड्यू किया था वो यहाँ पर हमने ₹1500 रिसीव कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. जो ₹1500 हमको रिसीव होना था वो अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है. तो हम उसको क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर में दिखाएंगे. तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट ₹1500. तो यहाँ पर हमको शो हो रहा है जो कॉल्स इन एरियर है दैट इज डेबिटेड. डेबिटेड का मतलब क्या है कि एनी इनकम विच बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. वो फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो गया था लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है. तो दैट इज योर फॉर टाइम बिंग एसेट्स. इसको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम दिखा सकते हैं. सॉरी, इसको हम मतलब कि शेयर्स में से ही लेस करके दिखाते हैं, अनपेड शेयर्स. लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है
दैट इज येट टू बी रिसीव, तो उसको हम करंट असेट्स में, मतलब अदर करंट असेट्स में हम इसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉल्स इन एरियर है, इट इज शोन एज अ नेगेटिव आइटम, मीन्स उसको हम शेयर्स में से लेस करके शो करते हैं बैलेंस शीट में। तो इसका क्या मतलब है, फॉर टाइम बीइंग इट इज योर असेट्स, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट ये शो कर रहा है कि 1500 रुपीज जो कि हमको ड्यू हो गया है, बट इट इज नॉट रिसीव्ड येट। तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे पर्टिकुलर कॉल अकाउंट को। तो जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब हम ओपन करेंगे, लेजर बनाएंगे इसका, तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है 1500 रुपए। अगर सेकंड कॉल का भी नहीं आया होगा, हम लिखेंगे टू शेयर सेकंड कॉल, कि सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं आया है 1000 रुपए। तो इस तरह से हम यहाँ पे बाई बैलेंस CD करके यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर देंगे 2500 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से हमको शो करना है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमको ओपन करना है। तो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट है कॉल्स इन एरियर पर, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, पहले तो हम करेंगे, अगर सपोज दैट इंटरेस्ट अभी ड्यू है, रिसीव नहीं है, तो हम पहले करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट्स है, शॉर्ट टर्म एसेट्स है, तो इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अच्छा, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में शो करेंगे। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स, लेकिन ये इनकम अभी ऐसी इनकम है जो अभी रिसीव नहीं हुई है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा जो है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म असेट्स भी है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने क्या किया है, डेबिट किया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा, जब इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो असेट थी, जो शॉर्ट टर्म असेट थी, जो हमारी ड्यू थी, वो जब रिसीव हो जाएगी तो वो असेट्स हमारी खत्म हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये तो हमने कर ली इंटरेस्ट को रिसीव करने की। अब इस इंटरेस्ट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने उसको क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हमने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट के अमाउंट से। तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस क्या है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में देखो क्या होता है कि कभी कभी जैसे हमने कहा कि वहां भी 500 शेयर्स थे, 500 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से थे, जिसपे 3 रुपए एप्लीकेशन का था, 2 रुपए अलॉटमेंट का था, 3 रुपए फर्स्ट कॉल का था, 2 रुपए सेकंड कॉल का था। तो वही कोई मिस्टर ए थे जिनके पास 500 शेयर्स थे, उसने सारे के सारे पैसे फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे दिए। तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। इट मींस दैट कॉल्स विच आर रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स विच आर रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसके एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज दैट एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिसीव हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से हमने पूरा पैसा रिसीव कर लिया, 5000 टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन का उसका कितना है, एप्लीकेशन पर उसका कितना है, सिर्फ 1500 रुपीज है। बाकी का जो है वो क्या है, कॉल्स इन एडवांस है, टू कॉल्स इन एडवांस 3500 रुपीज जो हमारा है वो हमारा क्या है, कॉल्स इन एडवांस है। तो कॉल्स इन एडवांस एक तरीके की योर लायबिलिटी, इट इज योर लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी पैसा अभी ड्यू नहीं है और उसको तुमने रिसीव कर लिया है। मैंने कहा भाई हमको 2 महीने की फीस तुम एक्स्ट्रा दे दो, मैंने अभी तुमको पढ़ाया नहीं है, मैंने कहा 2 महीने की फीस एक्स्ट्रा दे दो, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज दैट इनकम विच इज नॉट बिकम ड्यू बट रिसीव्ड, तो दैट इज योर लायबिलिटी। तो इसी तरह से क्या है, कॉल्स इन एडवांस जो कि अभी ड्यू नहीं हुई है लेकिन हमने उसको एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो दैट इज योर लायबिलिटी। तो उसको हमने क्या किया है, जो 3500 रुपीज की लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी शॉर्ट टर्म, उसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया है, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अच्छा, जब ये रिसीव हो जाएगा तो रिसीव की एंट्री क्या करेंगे, कॉल्स, जैसे मैंने कहा कि अलॉटमेंट के टाइम पर, अलॉटमेंट का पैसा था इसमें 1000 रुपीज, तो हम अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, मतलब पहले तो ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर जो हम रिसीव करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो वहां पर बैंक नहीं करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है, इससे हम शो कर रहे हैं
कि ये जो कॉल्स इन एडवांस 3500 रुपीज का है, इसमें 1500 रुपीज के कॉल्स इन एडवांस को हमें 1000 रुपीज के कॉल्स इन एडवांस को हमें क्या करना है, कम कर देना है। क्यों? क्योंकि अब ये पैसा ड्यू हो गया है। अब जो हमारी 1000 की लायबिलिटी थी वो कम हो गई। मैंने कहा ना कि 2 महीने की फीस तुमने एडवांस दे दी 4000 रुपए। अब जैसे ही मैंने 1 महीना तुमको पढ़ा दिया, वैसे ही हम अपनी 2000 रुपए की लायबिलिटी को क्या करेंगे, कम कर देंगे। अभी भी 2000 रुपए की लायबिलिटी है जो कि अगले महीने कम होगी। तो इसी तरह से 3500 रुपीज की टोटल लायबिलिटी थी, टोटल कॉल्स इन एडवांस थे, उसमें से 1000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस जो कि अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू हो गया है, तो इतने रुपए से हमने वो लायबिलिटी कम कर दी है। तो लायबिलिटी को कम करने का मतलब क्या है, हमको उसको डेबिट करना है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट, इस पे देखो इंटरेस्ट, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में हमको इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, कॉल्स इन एडवांस में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, तो एक्सपेंसेस हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। अभी इसको हमने पे नहीं किया है, अभी हमने ड्यू किया है कि ये पे करना है। ठीक है, फिर पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमने पे किया, क्योंकि लायबिलिटी थी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट की। अब वो जब लायबिलिटी पे कर देंगे तो खत्म हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट होगी, तो टू बैंक अकाउंट। फिर उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इस तरह से हमारा ट्रीटमेंट है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपना जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। मैंने प्रो रेटा अलॉटमेंट जो है कल डिस्कस किया था कि प्रो रेटा अलॉटमेंट है क्या। मैंने कल डिस्कस किया था कि प्रो रेटा अलॉटमेंट है क्या। आज हम उसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपना सॉल्व करेंगे और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या है। पहले तो प्रो रेटा अलॉटमेंट कब होता है, जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस का मतलब क्या है कि जब हमने इश्यू किए हो 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आ गई हो 15,000 शेयर्स की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपना प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रो रेटा अलॉटमेंट देखेंगे कि प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे होता है। पहले मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेता हूं। ओके, यहां पर क्या रहा है, SRK लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शंस 50,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पर ₹3 है, अलॉटमेंट पे ₹5 है, फर्स्ट कॉल पर ₹2 है और सेकंड कॉल पर ₹2 है। एप्लीकेशंस वेर रिसीव फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स। कितने की एप्लीकेशन आ गई है, 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। मतलब 50,000 इश्यू किए थे, 70,000 की एप्लीकेशन आई है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। द शेयर्स वेर अलॉटेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स। इसका क्या मतलब है कि हमने 10,000 शेयर्स को तो वापस कर दिया भाई, हमने उनसे माफी, हाथ जोड़कर माफी मांग ली कि भाई आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आप अपने घर बचाएं। हमने उनको शेयर्स नहीं दिए। और मैंने बताया भी था कि प्रो रेटा अलॉटमेंट या ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम प्रो रेटा अलॉटमेंट क्यों करते हैं, इसमें कंपनी को भी फायदा है और शेयर होल्डर्स को भी फायदा है। ठीक है, तो वो चीज मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला हूं, आप प्लीज मेरी पहले वाली वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा है। तो द एप्लीकेशंस फॉर रिमेनिंग शेयर्स वेर बीइंग रिफ्यूज्ड, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूज्ड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी हमारा एक्सेस मनी है दैट इज यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उससे आगे हम यूज नहीं कर सकते। Puneet, to whom 500 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited after the first call. All the forfeited shares were reissued, sold to Ajay, credited as fully paid at ₹9 per share, past journal entries in the books of the company to record the above transactions. ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं बार बार क्वेश्चन को पीछे नहीं करूंगा। तो इसमें क्या है, पहले तो एक हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। एक पहले हम अपना क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखो, वर्किंग नोट बनाने का हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग तरीका होता है। जिस तरह से उसको स्कूल में 12th लेवल पे सिखाया जाता है, वो आके चल के उसी को फॉलो करता है। ठीक है,
तो मेरा जो फंडा है मैं उसको उस हिसाब से करूंगा। होप कि यही सारे तरीके आपको हैं, लेकिन ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है। बाकी आपको जैसा करना है यू कैन डू एट योर ओन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, चलो ग्रीन कलर ही रखता हूँ या चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ रेड। ओके, यहां पर है पहले हम लेंगे अप्लाइड, फिर अलॉटेड, एप्लीकेशन, एक्सेस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमने एक टेबल बना ली है टेबुलर फॉर्म में। अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई, जिन टोटल 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 10,000 शेयर्स को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा भाई 10,000 शेयर्स वालों के लिए हमारे पास कुछ नहीं देने के लिए, आप अपना पैसा लें और घर जाएं। बाकी जो 60,000 शेयर्स थे उसको हमने 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। उसको हमने क्या किए हैं, 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। तो इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे तो टोटल 70,000 रुपीज के हिसाब से, अच्छा एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 रुपये एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का 3 + 2 प्रीमियम मिलाकर के 5 रुपया है, और 2 रुपया और 2 रुपया, ये रेट्स हैं, ठीक है। अब इस चीज को प्लीज बहुत अच्छे से समझना, एप्लीकेशन जो आई होगी वो टोटल 70,000 शेयर्स की आई थी। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर हमको 70,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 2,10,000 रुपए मिले होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो सबने दिया था। वो तो एप्लीकेशन के बाद जब हमने अलॉटमेंट करना शुरू किया है तब हमने एक्स्ट्रा वालों को रिफंड किया है। वो मतलब पहले तो हमने पैसे रिसीव करे हैं, रिफंड हमने बाद में किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 10,000 शेयर्स हैं, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं क्योंकि ये रिफंडेड हैं। इसके लिए मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं, ब्लू कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे इसका मतलब क्या है कि 10,000 इंटू 3, ये 30,000 रुपीज हमने रिफंड करने हैं, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये हमने रिसीव किया है, एप्लीकेशन के टाइम पर ये पैसा रिसीव्ड है, बट इट शुड बी रिफंडेड बिकॉज दे हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी शेयर्स, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में शो किया है। दूसरा है, अब फिर से कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि अब उस पे आते हैं, ठीक है। यहां पर दूसरा है, जो 60,000 शेयर्स के अप्लाई किया था उनको हमने 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। इसका क्या मतलब है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 60,000 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज के हिसाब से 3 मतलब 60,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपए आने हैं, मतलब आए हैं। मतलब टोटल 60,000 शेयर्स के पैसे आए हैं 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन टाइम पर। लेकिन आने कितने चाहिए थे भाई, 60,000 के पैसे आए हैं, आए तो 70,000 के हैं, लेकिन 10,000 वालों को हमने रिफंड करना है। तो अभी हम 60,000 को लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो 60,000 है, 60,000 रुपए के पैसे, 60,000 शेयर्स के पैसे आए हैं, लेकिन आने कितने के चाहिए थे भाई। हमने मार्केट में जो इश्यू किया था वो सिर्फ 5,000 शेयर्स किया था, ठीक है। मार्केट में जो हमने इश्यू किया है वो कितने शेयर्स किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। तो पैसे तो 5,000 शेयर्स के आने थे, तो एक्स्ट्रा कितना शेयर्स हो गया। तो इसका मतलब जो 10,000, इन दोनों को जो डिफरेंस है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स का पैसा जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा रिसीव्ड है। तो इस 10,000 शेयर्स का जो पैसा मैंने रिसीव किया है 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए, ये मैंने रिसीव तो कर लिया, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने कोई शेयर्स नहीं दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है, एक्सेस कितना रिसीव्ड है 30,000। और वो कैसे निकला, दिस एक्स्ट्रा शेयर्स, जिसके बदले मैंने पैसे तो लिए लेकिन शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं एप्लीकेशन के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा इन्होंने दिया 30,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो 30,000 रुपए का है वो हमारा एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है। तो 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, हमने उनको सिर्फ 50,000 रुपए दिया। तो 10,000 शेयर्स जो उनको नहीं दिए और उनको पैसे भी वापस नहीं किए, पहले वाले 10,000 को तो हमने पैसे वापस कर दिए, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो दूसरा वाला 10,000 शेयर्स है, जो कि मैंने उनको शेयर्स भी नहीं दिए और पैसे भी वापस नहीं किए, तो हमें उनको क्या करना है, उनका एक्स्ट्रा पैसा हमको आगे की कॉल्स में एडजस्ट करना है। मैंने कहा ठीक है, आपने एक्स्ट्रा दे रखा है, आगे की जो कॉल्स होंगी आप उस टाइम पे पैसे मत देना। तो इसका मतलब जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट के टाइम पे 3 + 2 5 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर्स, क्योंकि अब हम जितना अलॉट किए हैं
अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का उतने ही शेयर से पैसा आएगा जितना हमने अलॉट किया है। क्योंकि अगर हमने इस कॉलेज में 100 लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन एडमिशन हमने सिर्फ 20 लोगों को दिया है, तो क्या आगे जो फीस आएगी, एडमिशन फीस या जो भी फीस आएगी, वो 100 लोग नहीं देंगे, सिर्फ वही 20 लोग देंगे जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो इसी तरह से आगे के शेयर्स के पैसे या आगे के इंस्टॉलमेंट के पैसे सिर्फ वही लोग देंगे जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं। तो ये 50,000 शेयर्स जिनको हमने अलॉट किए हैं, इसके पैसे आएंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे 50 इंटू 5 रुपीज, 2.5 लाख रुपए आने थे, मतलब आएंगे फ्यूचर में। लेकिन हमने अज्यूम किया कि उस 2.5 लाख रुपए में से 30,000 रुपए मैंने आज ही रिसीव कर लिया, तो ये जो 30,000 रुपए है इसको मैं एडजस्ट करूंगा, दिस एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। मतलब आगे जो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे तो उस 2.5 लाख में से हमको 30,000 रुपए रिसीव नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे की एंट्री देखो कैसे करेंगे। पहले तो हमारा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने? 70,000 शेयर्स पर पैसे आए थे 3 रुपए के हिसाब से, 2,10,000, 2,10,000 ये शेयर्स के पैसे आए थे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000, इसमें से कैपिटल में हमने ट्रांसफर किया क्योंकि हमने 50,000 शेयर्स तो अलॉट किए ही हैं। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, कितने? 50,000 शेयर्स जो हमने इशू किए थे 3 रुपए के हिसाब से रेट था, तो 1.5 लाख तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया। और जो हमने 30,000 रुपए एडवांस रिसीव कर रखा है उसको हमने अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब अलॉटमेंट का पैसा हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, तो दैट इज योर लायबिलिटी, तो दैट विल बी योर क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपया। और टू बैंक जो हमने रिफंड किया है, जब रिसीव किया था तो बैंक किया था, डेबिट किया था, जब पेमेंट करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 30,000, तो टोटल 2,10,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो पहली एंट्री थी हो गई। दूसरी एंट्री क्या है? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? अब आगे की सारी एंट्री हम 50,000 शेयर्स को लेकर चलेंगे क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 प्लस 2 रुपया, तो कितना हो गया? 2.5 लाख रुपया। तो अलॉटमेंट के टाइम पर हमको 2.5 लाख रुपए मिलने हैं और एप्लीकेशन कैपिटल का फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपया है, तो 1.5 लाख रुपया तो कैपिटल में जाएगा। बाकी का जो 1 लाख रुपए 2 रुपए के हिसाब से वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना? 1 लाख। अब हम इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे देखो मैं एक वर्किंग नोट दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। मैंने कहा कि अलॉटमेंट के टाइम पर 2.5 लाख रुपए ड्यू है, तो अमाउंट इसको ऐसे रखते हैं, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल एट अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कितना हमको रिसीव होना था? 2.5 लाख रुपया, जिसमें से हमारा ऑलरेडी रिसीव्ड, मैंने कहा था कि जिन लोगों ने अपना अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में दे रखा है एप्लीकेशन के टाइम पर 30,000 रुपए, क्योंकि 10,000 शेयर्स थे, मैंने कहा ना कि तो जो लोग एडवांस में फीस दे रखे हैं उनको फीस देने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से जिन लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही कुछ पैसा एडवांस दे रखा था जिसके अगेंस्ट हमने उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो वो अब दोबारा पैसे नहीं देंगे। तो कितने थे हमने एडजस्ट किए थे? ऑलरेडी रिसीव कितने हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? 30,000 रुपए, तो 30,000 हमारे ऑलरेडी रिसीव्ड हैं। तो इसका मतलब अब हमको 2,20,000 रुपए मिलना है। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूं 2,20,000 रुपए से? नहीं, अभी नहीं करूंगा। अब मैं ऊपर जाता हूं, क्वेश्चन आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है पुनीत टू होम 500 शेयर्स वेयर अलॉटेड, मतलब एक पुनीत नाम का कोई शेयर होल्डर था। इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर लेता हूं क्योंकि इसमें हमको जो है और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसमें कह रहा है जो पुनीत था जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए थे,
500 शेयर्स अलॉट किए थे। तो अगर हमने उसको 500 शेयर्स अलॉट किए थे तो सबसे पहले हमको पता करना है कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने 500 के लिए अप्लाई किया तो हमने पूरा उसको 500 दे दिया हो। तो यहाँ पर हमारा कुछ रेशियो है, मतलब रेशियो क्या है, 6:5 का रेशियो है। अगर मैं कहूं कि एप्लीकेशन का क्या रेशियो है तो 6:5, मतलब अगर 6 शेयर्स के लिए तुमने अप्लाई किया तो मैं तुमको 5 शेयर्स दूंगा। और अलॉटमेंट का क्या रेशियो है तो मैं कहूंगा 5:6, मतलब 5 शेयर्स अलॉटेड फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। मैंने कहा कि भाई आपका एप्लीकेशन का रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ अप्लाइंग, एप्लीकेशन का रेट क्या है। तो मैंने कहा भाई जिन्होंने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं, मींस अप्लाइड 6 शेयर्स, दे हैव बीन अलॉटेड 5 शेयर्स, तो 6:5। लेकिन मैंने कहा कि आपके अलॉटमेंट का क्या रेट है तो आप कहोगे 5:6, मतलब 5 शेयर्स अलॉटेड फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। तो दोनों का रिवर्स करके पढ़े। तो यहां पर क्या है कि हमको एप्लीकेशन का रेट देखना है कि एप्लीकेशन का रेट क्या था, क्योंकि यहां पे अलॉटमेंट दिया है, हमको देखना है कि वहां पे उसने अप्लाई कितना किया होगा। तो एप्लीकेशन का रेट क्या है 6:5। तो इसका मतलब उसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब हमने उसको 500 शेयर्स अलॉट किया है। या सपोज दैट दे देता कि भाई ही हैज अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। अब हमको फाइंड आउट करना है कि उसने उसको अलॉट कितना किया होगा। तो अलॉटमेंट का रेशियो क्या है 5:6, मीन 5 शेयर्स अलॉटेड फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। तो यहां पे हम करते हैं 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 600, तो हम आ जाता है कि हमारा 500 शेयर्स अलॉटेड है। तो इस तरह से अगर अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना है पर्टिकुलर रेशियो से। ठीक है, तो यहां पर इसका हमको पता चल गया कि ही हैज अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, जिसके बदले हमने उसको 500 शेयर्स अलॉट किए हैं, और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो इसका क्या मतलब है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसने 600 रुपए पर 600 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1800 रुपीज दिए होंगे, बट उसको एक्चुअल कितने देने थे, 1500 रुपए देने थे। तो 300 रुपए उसके क्या है एक्स्ट्रा है, क्योंकि 500 शेयर्स हमने उसको अलॉट किए हैं। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1500 रुपए उसको देने थे, तो उसने दिए 1800 रुपए हैं। तो 300 रुपीज उसके क्या है एक्स्ट्रा हैं। तो इस 300 रुपीज को हमने क्या किया है यहां पर एडजस्ट कर दिया है। अब देखो इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर उसका जो फेल्योर है उसमें से उसने 300 रुपए तो एडवांस में दे रखा है। तो अब यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि 2,20,000 रुपए हमको मिलने थे, लेकिन एक पुनीत है जिसको हमने 500 शेयर्स दिए थे 5 रुपए के हिसाब से, लेकिन 2500 रुपए उसको उसने नहीं दिए क्योंकि फेलियर हुआ है। लेकिन क्या उसने पूरे 2500 रुपए नहीं दिए हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। 2500 रुपए में से उसने 300 रुपए तो दे रखे हैं भाई, 300 रुपए उसने दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा 2500 रुपए का फेलियर है। आउट ऑफ दैट 2500 रुपीज 300 रुपीज उसने एडवांस में दे रखा था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एक्चुअल फेलियर कितने का है, वो सिर्फ 2200 रुपीज का है, जो कि हम यहां पर लेस करेंगे। तो यहां पर क्या है, लेस करेंगे एक्चुअल फेलियर 2200 रुपीज का, तो हमारा जो बैलेंस आ जाएगा 2,20,000 माइनस 2200, तो आ जाएगा 2,17,800। मतलब ये रुपया हमको अब अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव होगा। तो 2,17,800। तो ये हमने कैसे पता लगाया, पहले तो जितना हमको मिलना था 2.5 लाख रुपया, उसमें से जो 30,000 रुपये एडवांस पे रिसीव हो गया उसको हमने माइनस कर दिया, तो बचा 2,20,000 रुपया। उसमें से भी जो फर्दर फेलियर हुआ है पुनीत के टूवर्ड्स, उसको हम माइनस करेंगे, तो बैलेंस अमाउंट जो होगा हमारा वो निकल के आ जाएगा कि इतना हमारा फेलियर है। ठीक है, इतना हमने रिसीव किया है। अच्छा, अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे, क्योंकि उसके जो शेयर्स फॉरफिट हमने किए हैं वो फर्स्ट कॉल के बाद किए हैं। ठीक है, तो अच्छा अभी मैं फॉरफीचर का केस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फॉरफीचर अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो फॉरफीचर का इसी क्वेश्चन में फॉरफीचर हम बाद में कर लेंगे, जब मैं फॉरफीचर एक्सप्लेन करूंगा तो मैं फॉरफीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन में मान रहा हूं कि फॉरफीचर हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ प्रो डेटा पढ़ाया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको प्रो डेटा की एंट्री बता रहा हूं कि प्रो डेटा कैसे करते हैं। इसके बाद जो मैं फॉरफीचर बताऊंगा, क्योंकि अभी फॉरफीचर में काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो जब मैं फॉरफीचर डिस्कस करूंगा तो उस केस में मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा सॉल्व करूंगा फॉरफीचर का लेकर के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
कितना है? अच्छा, अब देखो हमारे पास कितने हैं? 50,000 शेयर्स, 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख और 1 लाख। फिर हम उसको रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट कॉल का कितना पैसा हमको रिसीव करना है, क्योंकि पुनीत जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं देगा। भाई अगर कोई स्टूडेंट, अगर उसने मुझे जनवरी की फीस नहीं दी है तो फरवरी की भी फीस नहीं देगा, वो मार्च की भी फीस नहीं देगा। ये नहीं कहेगा कि भाई जनवरी फरवरी बाद में रख लो, ये फीस जो मैं दे रहा हूँ ये मार्च की है। नो, पहले तो अगर तुम फीस दोगे तो उसको मैं जनवरी में एडजस्ट करूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि जिस बंदे ने जनवरी की फीस नहीं दी है वो फरवरी की भी नहीं देगा, वो मार्च की भी नहीं देगा। तो इसका मतलब जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो फर्स्ट कॉल का भी नहीं देगा और सेकंड कॉल का भी नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या है कि 50,000 शेयर्स थे जिसमें से 500 शेयर्स के पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। तो 50,000 माइनस 500, तो 49,500 शेयर्स के मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज, तो कितना हमको 99,000 रुपीज हमको मिलेंगे फर्स्ट कॉल पर। इसी तरह से शेयर सेकंड कॉल की एंट्री कर दो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू तो पूरे से करेंगे 50,000 शेयर से, 2 रुपए के हिसाब से सेम 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। लेकिन जो रिसीव करेंगे वो हम कितना करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 49,500 शेयर्स का, क्योंकि 500 शेयर्स के पैसे अभी हमारे पास नहीं आए हैं। तो यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 49,500 शेयर्स, 2 रुपए के हिसाब से 99,000 एंड 99,000। तो ये हमने रिसीव कर लिया। अच्छा, ये तो था हमारा प्रोरेटा। सिंपली हमने अभी प्रोरेटा डिस्कस किया है, अभी हमने फॉरफीचर नहीं डिस्कस किया है, अभी हमने रीइश्यू नहीं किया, क्योंकि फॉरफीचर रीइश्यू वो पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन में तो कुछ पूछा था आपने कुछ किया है। तो हाँ, क्वेश्चन में उसने फॉरफीचर किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी मैं फॉरफीचर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। तो जब तक मैं आपको फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा तब तक मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करूंगा जिसमें फॉरफीचर या रेशियो आए। तो नेक्स्ट क्लास में ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोरेटा समझाने की कोशिश की है कि जब भी हमारे पास प्रोरेटा होता है तो प्रोरेटा के केस में हम इस तरह का वर्किंग नोट बनाते हैं, इस तरह का वर्किंग नोट बनाते हैं। और वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट मेक्स द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, उसके भी मार्क्स होते हैं। आपने लाख सॉल्यूशन एंट्री सही की हो, आपने लाख सब कुछ सही किया हो, लेकिन अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया है तो वो माना जाएगा कि आपने चीटिंग की है, वो पूरे के पूरे मार्क्स कट जाएंगे। मे भी शायद अगर उसके ऊपर कुछ दरिया दिली आ जाए तो आपको कुछ मार्क्स देते हैं, अदरवाइज कोई मार्क्स बनते नहीं है। लेकिन हाँ, वर्किंग नोट के साथ अगर आपने सॉल्यूशन किया है तो यू डिजर्व फुल मार्क्स, ठीक है, अगर आपके सारे सब कुछ सही हैं तो प्लीज वर्किंग नोट को इग्नोर मत करिएगा। तो आज के क्वेश्चन में मैंने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रोरेटा किया है कि प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं, और उसमें हम ये अपना चार्ट हमने बनाया है। आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फॉरफीचर और रेशियो ऑफ फॉरफीचर करेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि व्हेन प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव, व्हेन प्रीमियम बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव, उनका क्या ट्रीटमेंट है, वो पूरा एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊंगा फॉरफीचर और रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स को लेकर के, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प मी टू प्रमोट माय चैनल। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज go and watch my videos and do share and subscribe my channel. Thank you and